एक क्रिमिनल जिसे जेल भेजा गया था, लेकिन वो घमंडी था, तो जेल के वार्डन ने उसे इतनी इज्जत क्यों दी? इस आदमी का नाम था जोहान, जो सियोल हॉस्पिटल में डॉक्टर था। उसे बिना अनुमति के दवा देने के लिए जेल भेजा गया, जिससे एक मरीज की मौत हो गई। लेकिन उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। उसकी हैंडसम शक्ल पर मत जाना, लोग उसे सचमुच पागल मानते थे। वो अपने घाव को बिना दवा के खुद सिल रहा था। उसे ऐसा करते देख अन्य कैदियों को बहुत हैरानी हुई। सबने उसे अपना बॉस मान लिया। उसे फेम तब मिला जब उसने जेल में किसी की जान बचाई। जेल का डॉक्टर एक इंटर्न था, जिसने मरीज के लक्षण देखकर तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ लगा दी। जैसे ही वार्डन उसके पीछे सोल्यूशन ढूंढने गए, कोई इन्फर्मरी में आया। उसने मरीज को देखा और समझ गया कि उसकी छाती में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। सामान्य डिसइंफेक्ट करने के बाद उसने छाती में सही जगह ढूंढकर सिरिंज से ब्लड क्लॉट्स निकाल दिए। ये काम जोहान के लिए बच्चों का खेल था। थोड़ी ही देर में मरीज खतरे से बाहर था और होश में आ गया। फिर वो आराम से सफाई का काम करने चला गया। जब वार्डन लौटे तो उन्होंने सिर्फ जोहान का नंबर देखा। जेल में उसका एग्जिस्टेंस भगवान जैसा था। जेल के सभी डॉक्टर जोहान की काबिलियत से डरकर भाग गए। आज इंटर्न डॉक्टर शियंग का पहला दिन था। अचानक एक मोटा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। शियंग उसकी जांच करने पहुंची। उसे पता था कि आदमी ने मछली का कांटा गलती से निगल लिया है और रात को एक्सपायर्ड सॉसेज भी खाई थी, लेकिन वो समस्या समझ नहीं पाई। तभी भीड़ से एक आवाज आई। आवाज तो सुनाई दी, लेकिन व्यक्ति दिखा नहीं। वार्डन ने आवाज की दिशा में देखा। सबने रास्ता बनाया। पता चला कि जोहान वहीं खड़ा था, जहां वो होता था वहां उम्मीद होती थी। ऐसा लगता था मानो वो आधुनिक समय का जीवित बुद्ध हो। इस समय शियंग ने उससे समस्या पूछी। जोहान ने उसे सार्कास्टिकली जवाब दिया और अपने जजमेंट को कंफर्म किया। उसने कहा, मछली के कांटे ने गले की त्वचा को छेद दिया और एक्सपायर सॉसेज के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैल गया, जिससे सूजन और सांस लेने में दिक्कत हुई। तभी शियंग को समझ में आया। ऐसा लगा जैसे किसी ज्ञानी ने उसे ज्ञान दिया हो। जोहान ने शियंग से मरीज के लिए ब्रीदिंग ट्यूब डालने को कहा, लेकिन शियंग एक इंटर्न थी और उसने कभी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की थी। जोहान ने उसे हाथ पकड़कर सिखाया। शियंग ने अपने डर पर काबू पाया और ट्यूब सक्सेसफुली डाल दी। मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस समय सबने राहत की सांस ली। खतरा होते हुए भी शियंग ने जान बचा ली। जैसे ही शियंग जोहान को धन्यवाद देने वाली थी, वो आराम से अपनी ट्रॉली धकेलता हुआ चला गया। वो आया, लेकिन रुका नहीं। पीछे सिर्फ उसकी कहानी रह गई। जब मरीज को बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, तो शियंग ने डॉक्टर को बीमारी का सही कारण बताया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुआ। इसी समय जंगबो डॉक्टर को दिखाने आया। सबको लगा कि वो बीमारी का नाटक कर रहा है। महिला डॉक्टर के सामने उसने बस इतना कहा कि उसे पेट दर्द हो रहा है। इंटर्न डॉक्टर शियंग ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि ये साधारण दर्द है। उसने हाथ पैर पर हुए रैशेस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो एक हफ्ते में रिहा होने वाला था। वो खुशी खुशी जोहान को धन्यवाद देने गया, लेकिन जोहान ने कहा, रिहाई से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जंगबो चौंक गया। पता चला कि जोहान उसकी बीमारी को शियंग से भी बेहतर जानता था। अगले दिन जोहान ने शियंग से मिलकर जंगबो की बीमारी के बारे में बताया। उसके लक्षण सिर्फ बुखार और पेट दर्द तक सीमित नहीं थे। उसे दस्त, उल्टी, हाथ पैर पर रैशेस, तेज बुखार और पसीना भी हो रहा था। जोहान ने सीधे पूछा, क्या ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है? शियंग को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ये बस एक स्किन प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है। मगर जोहान ने शियंग को जंगबो को बड़े हॉस्पिटल भेजने की सलाह दी। जोहान की बातों पर शियंग चुप रह गई। यहाँ तो बीमारी की जांच करने के लिए उपकरण तक नहीं थे। वो बोली, क्या तुम्हारी आंखें स्कैनर हैं? और सच में उसकी आंखें स्कैनर जैसी थी। शियंग ने गुस्से में उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन जोहान ने साबित कर दिया कि उसका अंदाजा सही था। उसने कहा, तुम तीसरे साल के इंटर्न हो, क्योंकि तुम्हारा महंगा बैग, कपड़े और जूते 2 साल पुराने हैं। इंटर्नशिप के दौरान 2 साल तक तुमने कुछ नहीं खरीदा। यहाँ तक कि उसने कहा, तुम आज रात विदेश जाने वाली हो, तुमने कुछ गलत किया है क्या? आखिरकार तुम किससे भाग रही हो? जोहान की तीखी बातें सुनकर शियंग का दिल टूट गया और वो रोने लगी। शाम को जैसे ही जंगबो की हालत बिगड़ी, उसकी नसें उभर आईं।
वार्डन ने तुरंत 911 पर कॉल करने को कहा। उसी समय शियंग अपना सूटकेस लेकर विदेश जाने के लिए निकल रही थी। एम्बुलेंस पहुंच गई, लेकिन शियंग कहीं नजर नहीं आई। जोहान परेशान हो गया और शियंग को ढूंढने लगा। इस समय शियंग टैक्सी में बैठ रही थी। तभी वार्डन ने आकर उसे रोका। वार्डन की बात सुनकर उसे पता चला कि जंगबो की हालत नाजुक है। शियंग अब दुविधा में थी, विदेश जाने का मौका या जंगबो को बचाना। अब जंगबो को बचाने वाला एकमात्र इंसान शियंग थी। जोहान जानता था कि अगर वो नहीं आएगी तो जंगबो की मौत निश्चित है, इसलिए उसने पैरामेडिक्स को रोका। शियंग ने सभी को निराश नहीं किया और आ गई। जोहान ने उससे विनती की कि वो जंगबो को बचाए। ये पहली बार था जब किसी ने उस पर भरोसा किया कि वो मरीज को बचा सकती है। जंगबो को बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। शियंग ने डॉक्टर से कहा कि पहले किडनी की जांच करें। डॉक्टर को शियंग की हरकतें बेवकूफी भरी लगी। उसने पूछा, क्या ये जोहान का आइडिया है? शियंग ने पलटकर डॉक्टर से पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? डॉक्टर ने मजबूरी में आह भरते हुए कहा, जोहान एक भूत जैसा है। वो जोहान की बात पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही रिपोर्ट आई, डॉक्टर का घमंड चूर हो गया। किडनी की समस्या सच में पाई गई। पेशाब की जांच पॉजिटिव थी। इसी समय जोहान ने शियंग को कॉल करके बताया कि जंगबो को फेब्री डिजीज होने का चांस है। यू जून ने कहा, यह नामुमकिन है क्योंकि पूरे देश में फेब्री डिजीज के 100 से भी कम केस हैं। जोहान ने जंगबो की परवाह करते हुए फिर से शियंग को कॉल किया। उसने कहा, डॉक्टर से किडनी बायोप्सी करवाने को कहो। साथ ही ये भी जांचने को कहा कि क्या जंगबो के परिवार में किसी को कोई जेनेटिक बीमारी थी। असल में शियंग को आज विदेश जाना था, लेकिन अब जोहान ने उसे उलझा दिया। शियंग ने उसे जंगबो के साथ भेजने का कारण पूछा। जोहान ने जवाब दिया कि उसने वार्डन से कहा था कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जंगबो को ले जाए। अगर वार्डन ने डॉक्टर को कहा होता कि जंगबो को फेब्री डिजीज है, तो डॉक्टर उस पर यकीन नहीं करते। इस वजह से इलाज टाल दिया जाता। सबसे अच्छा होगा कि मरीज की जांच और इलाज किया जाए। बहुत सोचने के बाद पता चला कि जोहान चाहता था कि शियंग उसके लिए ये जानकारी डॉक्टर तक पहुंचाए। जोहान बेशर्म था। उसने शियंग से ये भी कहा कि वो पूरे देश में फेब्री डिजीज का इलाज और इमिटेटिव ढूंढे। शियंग ने पूरी रात बड़े अस्पतालों में कॉल करके जानकारी जुटाई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। शियंग को इलाज मिल गया। वो खुशी खुशी डॉक्टर के पास गई, लेकिन यू जून ने उसे डांटा। उसने कहा उसने कभी मरीज का गलत डायग्नोसिस नहीं किया। इस बार भी जंगबो भी एक्सेप्शन नहीं था। यू जून अपने आप पर बहुत गर्व करता था और काफी आत्मविश्वास से भरा था। शियंग अब भी जोहान की बात पर विश्वास कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से दवा लाकर मरीज को उम्मीद दी। अगले दिन यू जून किडनी बायोप्सी रिपोर्ट लेकर शियंग के पास आया। रिपोर्ट में दिखाया गया कि कोई स्ट्राइशंस नहीं पाए गए। इससे ये साबित हुआ कि जंगबो को फेब्री डिजीज नहीं है। इस समय यू जून ने शियंग से कहा उसे जोहान ने मूर्ख बना दिया। जोहान के जेल जाने के कारण का पता लगाने के लिए शियंग भारी बारिश में जेल वापस दौड़ पड़ी। उसने जोहान की फाइल खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पता चला कि उसे यूथनेशिया के लिए दोषी ठहराया गया था। उसने मरीज को शांतिपूर्वक मरने के लिए सेडेटिव्स की ओवरडोज दी थी। इसीलिए प्रोसिक्यूटर ने उसे इच्छा मृत्यु का दोषी मान लिया। इसी वजह से उसे 3 साल की जेल हुई। जब शियंग अभी भी सदमे में थी, जोहान कमरे में चला आया। शियंग ने उससे कहा, जंगबो को फेब्री बीमारी नहीं है, उसे बस किडनी स्क्लेरोसिस है। डॉक्टर का इलाज का प्लान स्टेरॉयड इंजेक्ट करना था। जोहान को पता था कि स्टेरॉयड का इंजेक्शन किडनी फेलियर के प्रोसेस को तेज कर देगा। जोहान बोलने ही वाला था, पर शियंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, उसने मरीज को मरने दिया और उसकी जिंदगी एक झटके में खत्म कर दी। उसने उसे डॉक्टर बनने के लायक नहीं समझा। इस पर जोहान ने अनएक्सपेक्टेडली मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी भी मानता है कि उसका डिसीजन सही था और उसे कोई पछतावा नहीं है। फिर जोहान ने पूछा, क्या तुमने भी एक मरीज को मरने देने का फैसला नहीं किया था? अचानक शियंग को पुरानी यादें याद आई। वो एक मरीज को बचा नहीं पाई थी और वो मरीज जो मरने वाला था उसका पिता था। यही वजह थी कि वो यहाँ से भागकर विदेश जाना चाहती थी। जोहान ने अपनी बात जारी रखी। एक डॉक्टर जो मरीज को दर्द में तड़पते हुए देखता है और उसे इससे बचा नहीं पाता, उसका यही एकमात्र उपाय है कि वो उनके दर्द को खत्म कर दे।
इस पर आंसुओं से भरी शियंग धीरे धीरे शांत हो गई। जोहान ने शियंग से कहा कि अभी के मरीज जंगबो को बचा लो। तभी एक संदेश आया। जंगबो गायब हो गया था। शियंग तुरंत उसे ढूंढने दौड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोहान को देखा। इस समय जोहान अब भी अपने अंदाजे पर यकीन कर रहा था। उसने शियंग से कहा, शियंग, यू जून के साथ वापस हॉस्पिटल जाओ और जल्दी से जंगबो को ढूंढ लो। आखिरकार उन्होंने जंगबो को हॉस्पिटल की छत पर पाया। सौभाग्य से यू जून ने अहम पल में जंगबो को पकड़ लिया। इस पल वो मौत के मुंह से बच गया। छत पर खड़े होने की वजह ये थी कि फेब्री डिजीज के कारण जंगबो को हैल्यूसिनेशन हो रहे थे। इसलिए शियंग ने यू जून से एंजाइम टेस्ट दोबारा करने की गुजारिश की, लेकिन यू जून ने साफ इनकार कर दिया। शियंग को पक्का यकीन था कि मरीज को फेब्री डिजीज है। उसने यू जून से जोर देकर एंजाइम टेस्ट करने के लिए कहा। यू जून अभी भी अपने फैसले पर भरोसा करता था। साथ ही वो जिम्मेदारी से बचना चाहता था और मरीज को बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का प्लान बना रहा था। इसलिए उसने शियंग को वार्ड से बाहर निकाल दिया। ठीक इसी समय जेल का वो मशहूर डॉक्टर जोहान वहां आ पहुंचा। यू जून ने आखिरकार उसकी असली शक्ल देखी। यू जून ने उत्सुकता से पूछा, क्या जोहान एक कैदी नहीं है? वो यहाँ कैसे आ सकता है? पता चला कि आज दोपहर 12 बजे जोहान अपनी सजा पूरी करके रिहा हो गया था। लेकिन एक घंटे पहले शियंग की जानकारी के जरिए जोहान को पता चला कि यू जून जंगबो को बड़े हॉस्पिटल ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर वो गुस्से में जल उठा। उसे अपनी सजा खत्म करने के लिए 1 घंटा और चाहिए था। अगर उसने आकर जंगबो को ट्रांसफर करने से नहीं रोका तो ट्रांसफर के दौरान इलाज का सही समय चूक जाने से उसकी मौत हो जाती। इसलिए जोहान ने इमिटिनिब का जिक्र किया। जैसे ही शियंग ने दवा का नाम सुना, वो समझ गई। वो जल्दी से यू जून के पास गई और बीमारी के लिए दवा मांगने लगी। उसने कहा कि ट्रांसफर के दौरान इसे एहतियातन इस्तेमाल किया जा सकता है। यू जून ने ज्यादा सोचे बिना शियंग की बात मान ली। उसी समय जंगबो के पिता खुद को दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा उनकी पत्नी का भी गलत डायग्नोसिस हुआ था और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा कुछ समय पहले जंगबो की बहन की भी क्रॉनिक किडनी फेलियर से मौत हो गई। अब उनका भाई भी गंभीर रूप से बीमार था और उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा था। तभी शियंग को याद आया, ये तो परिवार में जेनेटिक बीमारी हो सकती है। वो भागते हुए यू जून के पास गई और कहा, अगर माँ को फेब्री डिजीज थी तो बेटे में 50% चांस है इसे पाने का। शियंग ऐसे बोल रही थी जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो। वो बार बार कह रही थी कि जंगबो को फेब्री डिजीज है। शायद वो अपनी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए, क्योंकि उसने जंगबो का गलत डायग्नोसिस किया था। यू जून ने कहा कि वो पागल हो गई है, फिर भी वो जंगबो को ट्रांसफर करना चाहता था। तो उसने जिद्दी शियंग को कमरे से बाहर निकाल दिया। तभी योहन वहां आ गया, जहां योहान ने यू जून को बताया वो और जंगबो एक ही जेल में थे और उसने जंगबो को 1 साल से ज्यादा समय तक देखा था। सभी संकेत साबित करते थे कि ये फेब्री डिजीज थी। यू जून ने कई बार किडनी बायोप्सी जांची और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे सेल्स नेक्रोटिक हो चुकी थी और स्ट्राइशंस दिखाई नहीं दिए। अगर इसे पहले ही पता कर लिया जाता और फेब्री डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता तो इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त समय होता। योहान ने यू जून से कहा, क्या तुम श्योर हो कि अगर तुम जंगबो को नॉर्मल किडनी फेलियर का डायग्नोसिस करके स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाओगे और वो मर जाएगा तो तुम इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? इस समय यू जून को लगा कि योहान उसे डराने की कोशिश कर रहा है। जब वे दोनों बहस कर रहे थे, शियंग ने ट्रे पर रखी दवा देखी और खुद ही जंगबो को इंजेक्शन देने का फैसला किया। यू जून ने तुरंत उसे रोका, जिससे शियंग फिसल गई और दवा गिर गई। सौभाग्य से योहान ने दवा को पकड़ लिया और उसे मरीज को वहीं इंजेक्ट करने लगा। लेकिन अब उसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं था, इसलिए अगर उसने खुद दवा इंजेक्ट की तो ये इलीगल एक्ट होता। इसलिए योहान ने सिरिंज शियंग को दी और उसे इशारा किया कि वो इसे करे। शियंग ने बिना झिझके दवा इंजेक्ट कर दी। यू जून ने उससे पूछा, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? शियंग ने न केवल कहा कि वो ले सकती है, बल्कि वही शब्द दोहराए जो योहान ने उसे बताए थे। मरीज दर्द में इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो दर्द में है। अगर डॉक्टर दर्द का इलाज नहीं कर सकता तो उसे मरीज के दर्द को खत्म करने में मदद करनी चाहिए। उसी समय जंगबो का भाई और पिता वार्ड में आ गए।
अपनी बहन और माँ की तरह वे जंगबो की मौत सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने रोते हुए डॉक्टरों से जंगबो को किसी भी कीमत पर बचाने की गुहार लगाई। परिवार की सहमति मिलने के बाद शियंग और यू जून ने जंगबो की स्थिति दोबारा जांची। नतीजे चौंकाने वाले थे। जंगबो को सच में फैब्री सिंड्रोम डायग्नोज हुआ। सही डायग्नोसिस के बाद जंगबो को आखिरकार बचा लिया गया। योहान भी विनम्रता से कार में बैठा और हॉस्पिटल से चला गया। शियंग ने पूरी कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। लेकिन अगले दिन शियंग ने फिर से योहान को सियोल के बड़े हॉस्पिटल में देखा। वे टीचर और स्टूडेंट बन गए। कौन ऐसा होगा जो पब्लिक ओपिनियन की परवाह किए बिना एक ऐसे डॉक्टर को प्रोफेसर बनाएगा जिसने मरीज की जान ली हो? ये कोई और नहीं बल्कि शियंग की माँ थी। डॉक्टर योहान का इरादा था कि वो मरीज के दर्द को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें अधिक मात्रा में सेडेटिव्स इंजेक्ट किया जिससे उनकी शांतिपूर्ण मौत हो सके। योहान के नजरिए से उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन चालाक प्रोसिक्यूटर सुकी उसे लगातार परेशान करता रहा। उसने यहाँ तक कि छिपे हुए कैमरे लगाए और योहान की हर हरकत पर नजर रखी, उसे पकड़कर फिर से जेल भेजने के लिए। इस समय वो चिंतित था कि योहान का बैकग्राउंड सियोल के सबसे बड़े हॉस्पिटल की मेज पर है। ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट हेड ताई क्यूंग ने योहान को ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में इनवाइट करने और पूरे हॉस्पिटल का फेस बनाने का फैसला किया। क्यों एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट किया गया जिसकी मर्डर हिस्ट्री थी? ये सवाल खड़ा हुआ। निश्चित रूप से ऑब्जेक्शंस थे और क्वोन सेओक ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि योहान एक हत्यारा है, लेकिन ताई क्यूंग ने उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा जताया। पिछले साल जब इच्छा मृत्यु का कानून लागू नहीं हुआ था, तब दर्द से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए योहान ने मेडिकल कम्युनिटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेपुटेशन प्राप्त की थी। योहान की काबिलियत उसके नाम के लायक थी। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में प्रोफेसर की भूमिका के लिए उससे ज्यादा सूटेबल कोई नहीं था। उपस्थित डॉक्टरों ने भी ये कहकर सहमति जताई कि योहान एक मेडिकल जीनियस है, लेकिन क्वोन सेओक अभी भी विरोध में था। पता चला योहान का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक लड़की की वजह से दाखिल हो सका, ताई क्यूंग की टीचर। यहाँ तक कि डीन आई मून के पास भी इस पर कुछ कहने को नहीं था। साथ ही ताई क्यूंग ने घोषणा की कि वो अपनी बेटी शियंग को हॉस्पिटल में वापस आने और अपनी इंटर्नशिप जारी रखने की अनुमति देगी। अचानक पूरा ऑडिटोरियम चर्चा से भर गया। उसने कहा शियंग ने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसने ताई क्यूंग की उम्मीदों को निराश नहीं किया। वो अपने पिता को बचाने में असफल होने के सदमे से उबर पाई थी। जब वो और शियंग पहाड़ पर चढ़ रहे थे, रस्सियां फिसल गईं और वे खाई में गिर गए। उसकी कमर एक चट्टान से टकराई। जब उसने आईसू को पाया तो उसकी नब्ज बहुत धीमी थी। उसने अपने पिता को पलटकर देखा और पाया कि उनके पेट से बुरी तरह खून बह रहा था। घबराहट में शियंग ने अपने फोन से 911 पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन खराब हो गया और कॉल नहीं हो पाई। उसने ऐसा दिखाने का नाटक किया जैसे कॉल कर रही हो, ताकि उसके पिता को थोड़ा भरोसा मिले। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आसमान पूरी तरह काला हो गया और भारी बर्फ गिरने लगी। शियंग ने अपने पिता को उठाया और कहा वो इस जगह से निकलना चाहती है। आईसू, जो अपनी हालत नहीं समझ पा रहा था, बोला बस इंतजार करो, रेस्क्यू टीम यहाँ जल्दी पहुंच जाएगी। तभी उसने अपने पिता को बताया कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब वे सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते थे। आईसू जानता था कि वो अब और नहीं टिक सकता, इसलिए उसने शियंग से अपनी हालत के बारे में पूछा। वो रोते हुए बोली कि उन्हें ग्रेड 10 फ्रैक्चर हुआ है। इस पर उसने कांपते हुए कहा, शियंग, अपने पिता की बात सुनो और अपने खून से सने हाथ छोड़ दो। आईसू बेहोश हो गया। अब वो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ था। उसकी बहन मीरे को लगता था कि ये शियंग की गलती थी, क्योंकि उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश छोड़ दी थी। इस वजह से वो उससे नफरत करती थी। इसने शियंग की मेंटल स्टेट को और खराब कर दिया। वो खुद को दोषी महसूस कर रही थी और अपनी हालत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, जिसने आईसू को बिस्तर पर ला दिया। वो वास्तविकता की निंदा से बचना चाहती थी। वो यहाँ तक कि डॉक्टर की नौकरी छोड़ने का भी मन बना चुकी थी, जब तक कि उसने योहान से मुलाकात नहीं की। योहान ने कभी किसी मरीज को नहीं छोड़ा। उसे 3 साल पहले हुई घटना का कभी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो मरीजों को बेहतर महसूस कराने के लिए था।
इसलिए योहान से सकारात्मक रूप से प्रभावित होकर शियंग ने अपनी मेडिकल करियर को जारी रखने का संकल्प लिया। जिस बात की शियंग ने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि योहान उसका मेंटर बनेगा। शियंग ने तुरंत उसके प्रति अपने पहले के स्टांस को बदल लिया। हालांकि वे वास्तव में करीब नहीं थे और अलग माहौल में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। तभी जंग वू ने उन्हें रोका। उसने कहा कि कोरियाई बॉक्सिंग चैंपियन ह्युंग वू ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में है और योहान की ओर इशारा किया। जैसे ही उनकी मुलाकात हुई योहान ने तुरंत उसकी पट्टी खोल दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले मिल चुके हों। पता चला कि कल की बॉक्सिंग मैच में ह्युंग वो बढ़त बना रहा था, लेकिन अचानक गिर पड़ा। डिपार्टमेंट के डॉक्टर योहान का नाम लेते ही कांपने लगे। वे उसका सम्मान करते थे लेकिन दूरी बनाए रखते थे। इसके बावजूद ताई क्यूंग ने उसे वहां काम करने के लिए आमंत्रित किया था। उसकी असाधारण काबिलियत को देखते हुए हैरानी की बात यह थी कि अपने पहले दिन उसने अपना परिचय नहीं दिया। इसके बजाय वो सीधे बोर्ड पर लिखने लगा। उसने ह्युंग वू की आंख के बाहरी कोने को काटने और ऑप्टिक नर्व के दबाव को कम करने के लिए सर्जरी समझानी शुरू की। क्वोन सेओक, जो हमेशा योहान का विरोध करता था, हंस पड़ा। यहाँ तक कि डॉक्टर यून जंग भी उलझन में थे। उन्होंने कहा, अगर ये आंख की समस्या है तो ये स्पष्ट रूप से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है, न कि पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के योहान की। पता चला कि कल की बॉक्सिंग मैच के दौरान ह्युंग वो रिंग में अपना दबदबा बनाए हुए था, लेकिन अचानक वो कमजोर पड़ गया और उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी आंख पर जोरदार किक मारी। वो साफ नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। संजोग से योहान वहीं था और उसने सब कुछ देखा। उसने ह्युंग वू से तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग में जाने को कहा, वरना वो अंधा हो जाएगा। लेकिन ह्युंग वू रिंग छोड़ नहीं सकता था। उसकी प्रतिष्ठा और गौरव दांव पर लगे थे। जैसे ही योहान जाने वाला था, ह्युंग वू ने उसे वापस बुलाया और वहीं रिंग में सर्जरी करने को कहा। एक ने बोलने की हिम्मत की, दूसरे ने करने की। योहान ने बिना झिझक स्टाफ से डिसइंफेक्टेंट, मेडिकल क्लैंप्स, पोविडोन और लिडोकेन लाने को कहा। उसने ह्युंग वू से कहा, मैं न तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और न ही सर्जन। मैं बस अभी जेल से बाहर आया हूँ। ह्युंग वू को कोई चिंता नहीं थी। उसे लड़ाई जीतनी थी। तो योहान ने सीधे उसकी आंख खोलकर ब्लॉकेज को हटा दिया। अगले दिन ह्युंग वू हॉस्पिटल में धूप का चश्मा पहनकर और इंजर्ड पैर के साथ आया। सच ये था कि वो अभी भी धुंधली दृष्टि से जूझ रहा था। जैसे ही वो पहुंचा, उसने योहान की ओर इशारा किया, जिसने कल उसकी सर्जरी की थी। उनकी मुलाकात में ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सबसे अच्छे दोस्त हों। योहान ने बिना देरी के अपनी पट्टी हटा दी और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की टॉर्च लेकर स्थिति जांचने लगा। मेल डॉक्टर ने योहान को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसने ह्युंग वू पर खुद सर्जरी करके नियमों का उल्लंघन किया। अगर कुछ गलत हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? योहान ने डॉक्टर के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उसने पूछा, क्या ह्युंग वू की आंख के अंदर का प्रेशर जांचा गया? उसकी पुतलियां सामान्य रूप से प्रतिक्रिया दे रही हैं और क्या उसकी दृष्टि साफ है? सभी आवश्यक जांचों के नतीजे सामान्य थे। हालांकि ह्युंग वू ने धुंधली नजर और चक्कर आने की शिकायत की, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा था। योहान बहुत बारीकी से काम करता था और उसने कोई भी संकेत नजरअंदाज नहीं किया। इसीलिए अपने पहले दिन उसने अपना परिचय देने के बजाय मरीज को प्राथमिकता दी और सभी से बीमारी के कारण पर चर्चा की। हालांकि उसे क्वोन सेओक का विरोध झेलना पड़ा। तभी पूरे हॉस्पिटल में एक नोटिस आया कि ह्युंग वू की नजर पूरी तरह ठीक हो गई है। लेकिन योहान ने बताया, ह्युंग वू को हल्का डायबिटीज है। कभी कभी उसे बिना किसी कारण चक्कर आते थे और वो धुंधली दृष्टि से जूझता था, जो जल्दी ही ठीक हो जाती थी। योहान ने अन्य डॉक्टरों से पूछा, क्या ये भी सामान्य स्थिति नहीं है? उसी समय ह्युंग वू चीफ और अन्य डॉक्टरों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था और डिस्चार्ज होने वाला था। योहान वहां आया और उसे डिस्चार्ज से रोका। उसने कहा, ह्युंग वू अब मुकाबला नहीं कर सकता और उसे अपनी बीमारी के असली कारण को समझने के लिए और जांच की जरूरत है। लेकिन ह्युंग वू को अपनी हेल्थ पर पूरा भरोसा था और उसे जांच की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ह्युंग वू का मानना था, आप जितना अधिक आराम करते हैं उतनी ही अधिक समस्याएं होती हैं। योहान जानता था कि वो अपनी अबनॉर्मल हेल्थ कंडीशन के बारे में जानता है। ह्युंग वू बस हंसते हुए बोला, अगर मुझ में कोई समस्या है तो मैं मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? फिर वो हॉस्पिटल में अपनी घड़ी भूलकर चला गया। योहान को पता था कि वो इसे लेने वापस आएगा, इसलिए उसने शियंग को उससे बात करने के लिए कहा।
उसने ह्यूंग वू से कहा कि ये आंख की समस्या नहीं है बल्कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम की समस्या है। ह्यूंग वू ने उससे कहा उसने पहले एक पत्र पर साइन किए थे जिसमें लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट बंद करने का अपना इंटेंशन लिखा था, और उसने कहा कि वो ये संदेश यूहान तक पहुंचा दे, भले ही वो कभी बेहोश हो और हॉस्पिटल लाया जाए। मैं किसी बेकार की इमरजेंसी प्रोसेस नहीं चाहता। वो अपने चश्मे पहनकर चला गया। समय की अहमियत को समझते हुए शियंग उसके पीछे दौड़ी और उससे जांच के लिए रुकने की विनती की, लेकिन ह्यूंग वू घमंडी था और उसकी बातों को नजरअंदाज कर गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, अचानक उसके पैरों में ताकत खत्म हो गई और वो गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा ब्रेन के सीटी स्कैन में कुछ असामान्य नहीं दिखा, केवल एक लंबर डिस्क हर्निएशन था। उन्होंने कहा कि ह्यूंग वू को इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक विभाग में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तभी डॉक्टर योहान वहां आया और उनकी बातचीत में इंटरफेरेंस किया। उसने शक जताया कि ह्यूंग वू को न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, न कि ऑर्थोपेडिक चोट। अगर उसकी लंबर डिस्क हर्निएट होती तो वो अचानक चक्कर और धुंधली दृष्टि का कारण नहीं बनती। योहान ने सीधे ह्यूंग वू से कहा तुम्हें न्यूरोलॉजिकल समस्या है और जल्द से जल्द इसकी जांच करना जरूरी है। लेकिन ह्यूंग वू ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो मेल डॉक्टर की ओर मुड़ा और उससे अपने पैर की चोट का इलाज करने को कहा। उसकी हालत गंभीर हो रही थी और डॉक्टर ने कहा परिवार के किसी सदस्य को फैसला लेना होगा। परिवार का जिक्र होते ही ह्यूंग वू अचानक चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। योहान ने डिपार्टमेंट के डॉक्टरों को बुलाया और ह्यूंग वू की बीमारी का कारण ढूंढने को कहा। शियंग ने ये खोजा कि ह्यूंग वू हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सफारी ट्रिप पर गया था। वहां लगवाई गई वैक्सीन ने उसकी नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाया हो सकता है, जिससे 182 पार्टीशन सिंड्रोम का कारण बना। शियंग की सूझबूझ ने योहान को एक और सुराग दिया। ह्यूंग वू को ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। जब वे खा रहे थे, शियंग ने योहान को बताया कि ह्यूंग वू के गिरने का कारण उसके पैर के दर्द या मांसपेशियों की कमजोरी जैसी लग रही थी। योहान ने टेबल पर अपनी उंगलियां टैप की और उसे अचानक इंस्पिरेशन मिली। कई संकेत ये दिखा रहे थे कि ह्यूंग वू अपनी बीमारी को छुपा रहा है। इसी समय ह्यूंग वू ने चीफ आई मून और डिपार्टमेंट हेड ताई क्यूंग से मुलाकात की। उसने उनसे शिकायत की कि योहान उसका इलाज रोक रहा है। उन्होंने योहान और शियंग को ढूंढा और उन्हें बिना अनुमति के कार्रवाई करने के लिए डांटा। उन्होंने कहा अगर किसी तरह का अनकंट्रोल्ड रिजल्ट्स हुआ तो ह्यूंग वू एक पब्लिक फिगर है। अगर उसने हॉस्पिटल पर मुकदमा किया तो इससे उनकी रेप्यूटेशन को निश्चित रूप से नुकसान होगा। आई मून ने योहान से पूछा क्या तुम वही रास्ता फिर से अपनाना चाहते हो जो 3 साल पहले लिया था? योहान ने समझाया अगर वे मुझ पर अभी भी शक करते हैं तो मेरे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। इससे मेल डॉक्टर और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसने आरोप लगाया कि योहान कुछ भी नहीं कर रहा है। उसने कहा उसने पहले ही सभी जरूरी जांचें की हैं और नतीजों में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। दिन के दौरान ह्यूंग वू ने हॉस्पिटल के फैसले के खिलाफ विरोध कर रही भीड़ को देखा, जिसमें योहान को डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने योहान से अकेले मिलने का फैसला किया और पूछा तुम मेरी लड़ाई में क्यों आए थे? योहान ने उसे बताया कि वो रिंग में होने वाले दर्द, हड्डी टूटने, मांसपेशी फटने और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हुए नुकसान को अनुभव करने और समझने आया था। इस दर्द को खुद अनुभव करने से वो मरीजों के दर्द को मैनेज करने में मदद कर सकता था। ह्यूंग वू ने तब ये माना कि वो दक्षिण अफ्रीका गया था और वहां बेहोश हो गया और हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ, धुंधली नजर के साथ। वो केवल वेंटिलेटर की मदद से सांस ले सकता था। ह्यूंग वू ने अपना जीवन जीतने और रिकॉर्ड तोड़ने में डेडिकेट कर दिया था। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पूरी जिंदगी बिताने के डर को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उसने योहान से कहा अगर एक दिन मैं पैरालाइज हो गया तो कृपया मेरी मदद करना और मुझे शांति से जाने देना, जैसा तुमने 3 साल पहले किया था। योहान ने जवाब दिया मैं मरीजों के दर्द को मैनेज करता हूँ, उनकी जिंदगी के दर्द का नहीं। हालांकि ह्यूंग वू एक ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था जो जीने लायक न हो। वो लड़ाई में लगी किसी भी चोट को सह सकता था, लेकिन एक बेजान वस्तु की तरह जीवन बिताने को स्वीकार नहीं कर सकता था। योहान ह्यूंग वू के साथ पूरी तरह कंफ्यूजन में था। उस शाम ह्यूंग वू की अचानक सांसें तेज हो गईं। मेडिकल स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू किया। जिस डॉक्टर को सांस लेने वाली ट्यूब डालने का कोई अनुभव नहीं था, उसने कार्रवाई करने में झिझक दिखाई और मदद के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाया। लेकिन उसने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा वो मेरा मरीज नहीं है। तभी योहान आया और सांस लेने वाली ट्यूब संभाल ली। दोनों डॉक्टरों ने बहस करते हुए योहान से पूछा कि क्या वो जिम्मेदारी ले सकता है।
उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। योहान के प्रयासों के कारण ह्यूंग वू की धड़कन वापस आ गई। योहान को मरीज की सुरक्षा के लिए इतना डेडिकेटेड देखकर शियंग को विश्वास नहीं हुआ कि 3 साल पहले उसने हत्या की थी। व्हाइट बोर्ड ह्यूंग वू की बीमारी के एनालिसिस से भरा हुआ था, ये स्पष्ट करते हुए कि योहान ने रात दर रात कई रीजंस को छांटा था। इसने अन्य डॉक्टरों को शर्मिंदा कर दिया। आखिरकार योहान ने कंक्लूजन निकाला कि ह्यूंग वू की बीमारी मायस्थेनिया ग्रेविस थी। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति थी, ऑर्थोपेडिक समस्या नहीं। फिर भी योहान ने शियंग से खून का सैंपल लाने को कहा, लेकिन उसने विरोध किया और कहा, हमारे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तुम हद से बाहर जा रहे हो। उसी समय अस्पताल को एक अनएक्सपेक्टेड खबर मिली। न्यंगो, ह्यूंग वू का वकील, अपने क्लाइंट की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ा और ह्यूंग वू को शांति से जाने देने का फैसला किया। आई मून तुरंत घबरा गया। अगर ह्यूंग वू की अस्पताल में मौत हो जाती तो यह न केवल सार्वजनिक जांच के दायरे में आता, बल्कि उसका परिवार अस्पताल पर हत्या का मुकदमा भी करता। हैरानी की बात यह थी कि क्वोन सेओक ने गड़बड़ी के लिए योहान को दोषी ठहराया, लेकिन ताए क्यूंग ने कहा, अभी किसी की जिम्मेदारी तय करने का वक्त नहीं है, बल्कि मरीज की बीमारी का कारण पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। जल्द ही ह्यूंग वू के पिता ने अस्पताल से विनती की कि वह उनके बेटे का इलाज करे, चाहे इसमें कितनी भी कीमत क्यों न लगे। लेकिन ह्यूंग वू की पत्नी ने कहा, ये मेरे या उनके पिता की बात नहीं है, बल्कि खुद ह्यूंग वू की इच्छा है। उनका जीवन का नजरिया ये था कि ह्यूंग वू एक चैंपियन था और वो अपनी बाकी जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर बिताने को स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन उसका जिद्दी पिता इस बात पर अड़ा रहा कि अस्पताल को उसके बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। परिवार की सहमति मिलने के बाद ही सही इलाज शुरू किया जा सकता था, लेकिन बीमारी का कारण अब भी अज्ञात था। न्यंगो ने अस्पताल को आदेश दिया कि वो योहान को ह्यूंग वू का इलाज करने से रोकें। योहान का दिल गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से जल रहा था। उसके पास स्किल्स है और वह ह्यूंग वू की सिचुएशन को जानता था, लेकिन उसे इलाज करने से रोका गया। दूसरे डॉक्टर ने ह्यूंग वू को गंभीर निमोनिया बताया, जिससे सांस लेने में विफलता हो रही थी। वेंटिलेटर हटाने से पहले उचित एंटीबायोटिक्स देना जरूरी था। उसके पिता ने उसे एनकरेज किया और उसकी बेटी ने ताकत के लिए उसका हाथ पकड़ा। केवल योहान का दिल भारी था। वो लगातार ह्यूंग वू की जांच रिपोर्ट को रिव्यू कर रहा था। अचानक उसने प्रिस्क्रिप्शन में ब्लू लेवोथायरोक्सिन देखा। अगर डायग्नोसिस निमोनिया था तो ब्लू लेवोथायरोक्सिन का इंजेक्शन उसकी स्थिति को और खराब कर सकता था। ये पता करने के बाद योहान मेडिसिन रूम की ओर भागा और मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए इलीन क्लोराइड का टेस्ट लिया। वो ह्यूंग वू के कमरे में गया, लेकिन शियंग ने उसे रोका और कहा, अगर ये मरीज के लिए है तो समय बर्बाद मत करो। योहान तुरंत कमरे में गया, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर ने सार्कास्टिक टोन में पूछा, तुम कौन हो? जैसे ही डॉक्टर ने योहान का नाम टैग देखा, उसका हाव भाव बदल गया और उसने कहा, तुम्हें यहाँ इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच मरीज के हाथ और पैर अचानक बेकाबू हो गए और उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा। हर कोई बेहद तनाव में आ गया। इस समय डॉक्टर को समझ आया कि मरीज के ब्रेन का स्कैन करना जरूरी है और समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। योहान ने इलीन क्लोराइड निकाला और टेस्ट के लिए अनुरोध किया। डॉक्टर ने फिर भी उसे रोका और कहा, अगर इलीन क्लोराइड फेल हो गया तो मरीज को हार्ट अरेस्ट हो जाएगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? योहान ने ह्यूंग वू की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मुझे कोशिश करने की अनुमति दोगे? योहान की चिंता देखकर ह्यूंग वू ने उसकी बात मान ली। योहान ने जल्दी से इलीन क्लोराइड टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट किया। सभी की सांसें थम गईं। आखिरकार ह्यूंग वू की उंगलियों की नसें फिर से काम करने लगी और उसकी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर सामान्य हो गए। अब पूरा परिवार राहत की सांस ले सका। इससे साबित हुआ कि योहान का शक सही था। अंत में डॉक्टर का डेडिकेशन न केवल मरीज की जान बचा सका, बल्कि पूरे परिवार को भी बचा लिया। यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।